अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नवाज शरीफ जब मुल्क पर बहुत बार मुसल्लत होने के बाद, डील्स करने के बाद, करप्शन करने के बाद और मुल्क से फरार हो गए और फिर दोबारा से डील करके जैसे ही ये मुल्क वापस आए तो दोबारा डील करके इन्होंने इक़्तिदार जबरदस्ती हासिल कर लिया। इस बारे में हामिद मीर ने बड़ी पशेमानी का इजहार किया कि आखिरकार वो क्यों नवाज शरीफ की हमेशा हमायत करते रहे जो हमेशा भगोड़ा बना रहा। आइए पहले हामिद मीर की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। ये जो सारी की सारी तब्दीलियाँ हो रही हैं, इन तमाम तब्दीलियों में और इन बड़े वाक़यात में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कहाँ खड़े हैं? देखिए, बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो क्राइसिस पाकिस्तान में आपको नजर आ रहा है, इस क्राइसिस के मौजिद जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ किसने बनाया था? नवाज शरीफ ने। बिल्कुल ठीक है। और नवाज शरीफ साहब ने उनको आर्मी चीफ कैसे बनाया था? जी बिल्कुल। अब जो गवाहियां सामने आ गई हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कुछ बताया है उसके बाद जी नहीं, सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब ने नहीं बताया जी, मुझे खुद भी पता है जी। जरा मुझे खुद भी जाती आप भी रोशनी डाल दीजिए, आप भी रोशनी डाल दीजिए। नवाज शरीफ साहब ने जब एजाज अमजद को बता दिया कि अब आपका जो दामाद है उसको मैं आर्मी आ रहा हूँ, तो दामाद ने अपनी फैमिली को फोन करके इतला दी कि बस बाजवा साहब आर्मी चीफ बन गए। उन्होंने कहा अभी तो नोटिफिकेशन नहीं हुआ। उन्होंने कहा नोटिफिकेशन छोड़ो, नोटिफिकेशन से पहले ही पता लग गया था बाजवा साहब को कि मैं अगला आर्मी चीफ हूँ। इतना 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 एहसान है नवाज शरीफ साहब का बाजवा पे, इतना एहसान है। तीसरे नंबर से उठाया है, कंट्रोवर्शियल आर्मी है, क्रेडेंशियल जो है वो कोई इतने खास नहीं है और जनाब उनको आर्मी चीफ बना दिया आपने। और उसके बाद फिर आप सोचें जब आर्मी चीफ बन गए बाजवा साहब तो क्या होता था? ट्वीटें क्या आती थी? रिजेक्टेड। ठीक है ना जी। तो मैं इतनी लंबी मैंने आपके सवाल का जवाब इसलिए दिया है कि माजरत के साथ अर्ज है कि नवाज शरीफ साहब परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाते हैं, नवाज शरीफ साहब जो है वो जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाते हैं, सुसर की सिफारिश पे वो उनके खिलाफ साजिश कर देता है। तो इसमें नवाज शरीफ साहब जो है उनको खुद भी सोचना चाहिए ना। आप कुछ अर्सा तो उनका नाम लेते रहे, तो फिर आप जो है देखें, मैं इसमें थोड़ा सा मेरा पर्सनल इशू भी है, वो ये है कि अगर आपको याद हो कि जब 2019 में नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार थे, मैं जनाब उनको बड़ा सपोर्ट करता था। जिस तरह आज बहुत से लोग कहते हैं ना, ओ जी हामिद मीर इमरान खान को बड़ा सपोर्ट कर रहा है। भाई जो भी वजीर आजम जेल के अंदर चला जाएगा हामिद मीर जो है वो देखेगा कि इसका जो केस बना ठीक है गलत है, केस गलत है तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। नवाज शरीफ साहब मैं उनको सपोर्ट करता था। लोग कहते थे इसने भाग जाना है, हामिद मीर इसने भाग जाना है, ये पहले भी भाग गया था, मुशर्रफ के दौर में भाग गया था, ये फिर भाग जाएगा। मैं कहता था कहां भाग जाएगा, ये पाकिस्तान से बाहर भाग जाएगा। तो मैं जनाब थोड़ा सा जज्बाती होके इसी तरह जिस तरह आपने टॉक शो में बुला लिया, मैंने भी किसी टॉक शो में कह दिया कि ये वो नवाज शरीफ नहीं है और देखना कि ये नहीं जाएगा। और फिर मैंने कहा अगर ये गया तो फिर मैं इस पे तनकीद करूंगा। और जनाब नवाज शरीफ साहब सच्ची मुच्ची चले गए पाकिस्तान से, दूसरी दफा भी चले गए। और चले गए जब, और जाने के बाद फिर उन्होंने वहां से बैठकर जनरल बाजवा को एक और एक्सटेंशन देने की हिमायत कर दी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के अगर शिकवे हैं, ठीक है, उनकी बड़ी मजबूरियां होगी, बड़ा प्रेशर होगा, हमारे साथ भी बड़ी ज्यादती हुई है, हमने भी आपके बारे में बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी, हमने भी आपके बारे में बड़े बड़े दावे किए, तबसरे किए कि जी ये वो नवाज शरीफ नहीं है जो मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान से बाहर चला गया था, ये और नवाज शरीफ है। लेकिन नवाज ने साबित किया कि वो वही पुराना नवाज शरीफ जो मुशर्रफ दौर में भी बाहर चला गया और उसके बाद फिर इमरान खान के दौर में भी बाहर चला गया, और आज वो नवाज शरीफ साहब जो है वो हमारे साथ शिकवे कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब उन्होंने शिकवे करने शुरू कर दिए हैं, मैंने ये बातें पहले कभी नहीं की, तो फिर मैं भी बता रहा हूँ कि ठीक है फिर हमारे भी शिकवे हैं। और फिर जिस तरीके से अभी आप हुकूमत चला रहे हैं, वो ये हुकूमत चलाने का ये तरीका है। 8 फरवरी के बाद वो इस्तेहकाम जो देखने में नहीं आया और उसकी वजह ये बताई जाती रही कि विदिन द सिस्टम कुछ लोग हैं जो चलने नहीं दे रहे। क्या आप समझते हैं कि जनरल फैज की मतलब ये जो एहतसाब, ये जो हिरासत में लिया फौज ने, इसके बाद आप समझते हैं कि वो इस्तेहकाम फाइनली हम देख पाएंगे जो अभी तक नसीब नहीं हुआ? जनरल फैज साहब जो हैं उन्होंने रिटायरमेंट से पहले और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जो कुछ किया है और जिन मामलात में वो मुलव्वस रहे हैं उसमें वो अकेले तो नहीं फंसेंगे। और ये जब वो सर्विस में थे और फिर सर्विस के बाद भी उन्होंने एक से ज्यादा मरतबा ये बात कही कि अगर मुझे किसी ने हाथ डालने की कोशिश की तो फिर मैं अपने साथ बहुत से लोगों को लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं तो अकेला तो कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो जनाब जो एक ऑर्डर आता था मैं तो उसको इंप्लीमेंट कर रहा था। अब ऑर्डर कौन देता था उनको? क्या जनरल बाजवा साहब ऑर्डर देते थे या इमरान खान साहब ऑर्डर देते थे? ये तो अभी वो इन्वेस्टिगेशन में बता रहे होंगे। लेकिन ये बात तो मुझे पता है कि उनके पास काफी सारी चीजें थी और वो बाजवा साहब के बारे में चीजें इकट्ठी करते थे, बाजवा साहब उनके बारे में चीजें इकट्ठी करते थे, और फिर दोनों जो है वो ये दावा करते थे कि हम दोनों एक पेज पे हैं। लेकिन फिर जब दोनों अलग-अलग होते थे तो फिर वो एक दूसरे के खिलाफ भी बातें करते थे। तो मुझे लगता ये है कि इसमें फिलहाल फोकस जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का वो जनरल फैज है, और जब जनरल फैज साहब को वो कोर्ट मार्शल उनका मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद वो शायद और लोगों पर भी
हाथ डालें। देखें इस वक्त तो ये जो आपका पूरा सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, ये जिस बुनियाद पर खड़ा है वो उस बुनियाद का नाम है 8 फरवरी जी। और 8 फरवरी को तो पता नहीं क्या हुआ, जो कुछ भी हुआ था वो 9 फरवरी को हुआ था। तो मैं ये कहूंगा कि 9 फरवरी की बुनियाद पर खड़ा है ये पूरा सिस्टम। ठीक है। तो अब वो सिस्टम जो है वो 9 फरवरी की बुनियाद पे खड़ा है और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक बाकायदा एक प्लेयर बन चुका है और उसका इसमें एक किरदार है। और उसमें अब वजीर दफा ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो वाज़े अल्फाज में कह चुके हैं। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि अक्टूबर गुजर जाए तो उसके बाद फिर वो शायद जो 8 या 9 फरवरी का जो इलेक्शन है उसी को वो कालदम करार दे देंगे। तो जाहिर बात है उनका इशारा तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ है। तो ऐसा लग रहा है कि 8 या 9 फरवरी को जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से जो इस वक्त हुकूमत है उसके और अदलिया के दरमियान एक बहुत ही सख्त किस्म की मुहाजराई जो है वो मौजूद है। और जनरल फैज का जो गिरफ्तारी है उसका भी कोई ताल्लुक वास्ता जो है वो इसी मामले से बनता है, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि उनका राब्ता था साकिब निसार साहब के साथ और साकिब निसार साहब के जरिए वो कुछ हाजिर सर्विस जज जो हैं उनके साथ भी फैज साहब के मामला थे। तो अब जब सारा मामला ही जो है वो सारा सिस्टम ही खड़ा है, 9 फरवरी को जो कुछ हुआ उसकी बुनियाद पे उसमें फॉर्म 45 है, फॉर्म 47 है, इसमें स्टेबिलिटी कैसे आ सकती? इन्होंने लोगों को नौकरियां दी, उनसे ये मेरे खिलाफ वी लॉक करवाते थे, शाहजेब खानजदा के खिलाफ वी लॉक करा दिए, किसी और के खिलाफ वी लॉक करवा दिए, ट्विटर पे गालियां पड़वा रहे हैं। मुझे उन डॉक्टर साहब के बारे में उस वक्त इमरान खान की हुकूमत की एक ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर थी डॉक्टर शीरीन मजारी साहिबा, जब वो बंदा जो है वो बहुत ज्यादा लो दी बेल्ट मुझे अटैक करता था, तो मुझे एक दिन शीरीन मजारी साहिबा ने कहा कि हामिद अल्लाह की कसम हमारा इस बंदे से कोई ताल्लुक नहीं, ये तो बंदा ही उनका है। तो मैंने कहा वो तो पीटीआई को डिफेंड करता है। उसने कहा नहीं वो तो असाइनमेंट उसको तो तनख्वाह उधर से मिलती है। तब हमें पहली दफा पता चला कि उनको तनख्वाह कहीं और से मिलती थी, पीटीआई तनख्वाह ही नहीं देती थी। ये थी 5th जनरेशन वॉर। ये फरमाइएगा कि ये जो मौजूदा ये हिरासत में लिया गया और जो गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, इसके बाद इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत यानी पाकिस्तान में उसका कंट्रोल मजबूत होगा। इसमें विनर कौन है? यानी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पावरफुल होकर सामने आई है या फेडरल गवर्नमेंट मजबूत होगी? विनर कौन है? देखिए अनीक साहब, इसमें विनर और लूजर का सवाल नहीं है। आप ये देखें कि जनरल फैज साहब जो हैं उन्होंने अगर टॉप सिटी के मामले में करप्शन किया है, जो यकीनन उन्होंने किया है, कब किया है? 2017 में किया। 2017 में उनकी इंक्वायरी किसने की? वो तो खुद डीजीसी थे, आईएसआई के बहुत पावरफुल अफसर थे। आईएसआई ने तो उनकी इंक्वायरी नहीं की थी। उस वक्त डीजीएमआई थे मेजर जनरल आसिम मुनीर साहब। आसिम मुनीर साहब ने इनकी इंक्वायरी की थी। और ये जो साहब थे टॉप सिटी वाले मुईज साहब, इनका ताल्लुक एमक्यूएम के साथ था। तो मामला जो है वो जब जनरल बाजवा साहब के पास पहुंचा उन्होंने दबा दिया। 2017 में बाजवा साहब को हर चीज का पता लग गया था, ठीक है, लेकिन वो खामोश रहे। उन्होंने फिर उसी जनरल फैज को डीजीआईएसआई बनाया। फिर वो कोशिश कर रहे थे कि ये आर्मी चीफ बन जाए या मैं बन जाऊं या ये बन जाए। तो सवाल ये है कि जनरल फैज तो मसला ही नहीं है। फैज तो ये सिस्टम है, जिस सिस्टम में फैज जैसे लोग पैदा होते हैं और उनको प्रोटेक्ट किया जाता है टॉप से। यानी कि अगर 2017 में जनरल बाजवा को बतौर आर्मी चीफ पता लग गया था कि फैज साहब जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, तो उनको तो चाहिए था उनका उस वक्त कोर्ट मार्शल करते। उस वक्त नहीं किया, प्रमोशन दी, फिर एक और प्रमोशन दी, और अब 2024 में आके तो उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जो है वो दोबारा शुरू हुई है। तो अब इसमें इशू ये है कि इसमें अगर जनरल फैज को अगर सजा होती है तो इसमें किसी इंडिविजुअल के या किसी पार्टी के मजबूत या कमजोर होने की बात नहीं है। तो अब जनरल फैज हमीद को अगर सजा हो जाएगी और सियासत में मुदाखलत फिर भी जारी रहेगी तो फिर एक और फैज हमीद पैदा हो जाएगा, उसके बाद एक और फैज हमीद पैदा हो जाएगा। तो इसमें पाकिस्तान की जीत सिर्फ उसी सूरत में है, पाकिस्तान का फायदा सिर्फ उसी सूरत में है, आपका और मेरा फायदा सिर्फ उसी सूरत में है कि वो रास्ता बंद किया जाए जिस रास्ते से जो डीजीआईएसआई है उसको नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर सियासत में मुदाखलत की इजाजत दी जाती है। जब तक वो रास्ता बंद नहीं होगा तो जनरल फैज का कोर्ट मार्शल करने का कोई फायदा नहीं। नाज़रीन, हामिद मीर का कहना है कि मुझे हमेशा से लगता था कि नवाज शरीफ बेकसूर है। जब नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने नवाज शरीफ की भरपूर तरीके से हमायत की और नवाज शरीफ का पूरा साथ दिया। यानी जब लोग हामिद मीर को कहते थे कि तुम नवाज शरीफ को हर बार डिफेंड करते हो, नवाज शरीफ की वजह से तकलीफें भी बर्दाश्त करते हो, नवाज शरीफ की वजह से पाबंदियां लगती हैं, केसेस भी होते हैं, लेकिन एक दिन नवाज शरीफ तुम्हें धोखा दे जाएगा और जब कोई मुश्किल वक्त आएगा तो तब ये मुल्क से डील करके फरार हो जाएगा और फिर दोबारा से ये डील करके ही इस मुल्क में दोबारा वापस आएंगे। लेकिन हामिद मीर का कहना था कि मुझे ऐसा लगता था कि नवाज शरीफ
ऐसे नहीं है। इसके बाद हामिद मीर ने तो क्या पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से नवाज शरीफ भगोड़े बन के लंदन जाकर बैठ गए। हम सब ने देखा कि जब भी नवाज शरीफ पर या मुल्क पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो नवाज शरीफ भगोड़े बनकर लंदन जाकर बैठ जाते हैं। जो कुछ उन्होंने करप्शन की होती है, मुल्क के साथ बुरा किया होता है, नवाज शरीफ को अच्छी तरह से पता होता है कि अब उसकी बख्शिश नहीं होनी, और इस तरह से वो डील करके दोबारा से मुल्क से फरार हो जाते हैं। और फिर जैसे ही उनकी वापस आने की किसी के साथ डील होती है तो फिर मुल्क इख्तिदार हासिल करने के लिए वापिस आ जाते हैं। और नाज़रीन, यही सिलसिला 30 से 35 साल से नवाज शरीफ ने अपना रखा है। नवाज शरीफ का शुरू से यही वतीरा रहा है कि जब मुश्किल हालात हो तो डील करके मुल्क से फरार हो जाओ, और फिर दोबारा से जब मुल्क के हालात बेहतर हो तो डील करके मुल्क में वापिस आ जाओ। नाज़रीन, ये ऐसा चक्कर है जिसमें नवाज शरीफ ने 30 से 35 साल से इस मुल्क की अवाम को बेवकूफ बनाए रखा। हामिद मीर का कहना है कि मुझे हर बार यही लगता था कि नवाज शरीफ अब ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन मुझे हमेशा मायूसी हुई, और जैसे इस बार नवाज शरीफ ने चापलूसी करके इक़्तिदार हासिल किया वो तो हम सबके सामने ही है। नाज़रीन, जिस तरह से आज नून लीग की पूरी क़यादत और नून लीग के लिफाफा सहाफ़ी सारे मिलकर जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के बारे में बातें कर रहे हैं कि इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की, लेकिन हामिद मीर के मुताबिक आज मुल्क के जो भी हालात हैं, जो कुछ भी जनरल फैज़ हमीद ने और जनरल बाजवा ने इस मुल्क के साथ किया, उन सब की जिम्मेदारी नून लीग पर आयद होती है, क्योंकि वो नवाज शरीफ ही था जिसने जनरल बाजवा के ससुर के साथ डील की कि मैं जनरल बाजवा को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाऊंगा। हालांकि जनरल बाजवा सीनियोरिटी की लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे, क्योंकि नवाज शरीफ को लगता था कि जनरल बाजवा नवाज शरीफ की सहूलतकारी करेंगे, और किसी हद तक जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ की सहूलतकारी की भी, और इसी वजह से नवाज शरीफ की हुकूमत काफी देर तक टिकी भी रही। जब इमरान खान को रजीम चेंज ऑपरेशन करके इक़्तिदार से उतारा गया और नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। नाज़रीन, हामिद मीर के मुताबिक जनरल बाजवा को नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ बनाया, और इसी वजह से जनरल फैज़ हमीद को प्रमोशंस भी दी गई। जो कुछ भी किया था जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा का है, इन तमाम की जिम्मेदारी नवाज शरीफ और नून लीग पर आयद होती है। जब तक ये लोग डील्स करने से बाज नहीं आएंगे तब तक इस तरह के लोग सामने आते रहेंगे। इस साल के 2024 के इलेक्शन में भी इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया, चापलूसी करके जबरदस्ती इक़्तिदार हासिल किया, और नवाज शरीफ खुद भी जाली मैंडेट पर खुद MNA बन गए। नाज़रीन, जब तक नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जैसे सियासतदान इस मुल्क में रहेंगे तब तक ये डील्स भी करेंगे और जबरदस्ती अवाम का मैंडेट चोरी करके मुल्क पर मुसल्लत भी होते रहेंगे। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।